नमस्कार, मैं हूं सुशील बहुगुणा। दिल्ली में कोरोना के आंकड़ों में गिरावट का सिलसिला जारी है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में 255 नए केस सामने आए, जबकि 23 मौतें दिल्ली में हुई हैं। तो आंकड़े को देखते हुए अब दिल्ली सरकार ने कई और रियायतों का ऐलान किया है। अनलॉक के तीसरे चरण में अब कल से सभी दुकानें, मार्केट कॉम्प्लेक्स और मॉल खुलेंगे, यानी ऑड इवन नियम फिलहाल खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा अब दिल्ली में लगने वाले साप्ताहिक बाजार भी एक इलाके में एक दिन के लिए खोले जाएंगे, लेकिन वहां 50% दुकानदार ही एक बार बैठ पाएंगे। कल से दिल्ली के रेस्तरां भी 50% क्षमता के साथ खुलेंगे, यानी आधे लोग ही बैठ सकते हैं जितनी क्षमता है रेस्तरां में उसकी। दिल्ली में मेट्रो और बसों में भी 50% यात्रियों की क्षमता के साथ उनके चलने की इजाज़त होगी। धार्मिक स्थल खुलेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं को अभी इजाज़त नहीं होगी। निजी दफ्तर अब भी 50% क्षमता के साथ काम करेंगे, लेकिन दिल्ली में अभी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। किसी तरह की सभा, चाहे वो राजनीतिक आयोजन हो, धार्मिक आयोजन हो, सामाजिक हो या सांस्कृतिक हो, इस तरह के किसी भी आयोजन की इजाज़त नहीं होगी। स्पा, जिम, स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सिनेमा घर बंद रहेंगे। पार्क, मनोरंजन पार्क या सार्वजनिक पार्क जिनमें लोग टहलते हैं, वो भी फिलहाल बंद रहेंगे। जो एक्टिविटीज़ पार्टली अलाउड हैं, रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज़ हैं, वो ये हैं। सरकारी दफ्तर जो पिछले हफ्ते स्थिति थी वही कि ग्रुप ए ऑफिसर्स 100% अटेंडेंस और बाकी सबकी 50% अटेंडेंस। लेकिन जो एसेंशियल एक्टिविटीज़ है, जैसे अस्पताल हैं, दूसरी पुलिस है, ये वो सब 100% वो पूरी तरह से चालू रहेंगी। जितने मार्केट्स हैं, मार्केट कॉम्प्लेक्स हैं, मॉल्स हैं, वो अब पिछले हफ्ते ऑड इवन था, कल से पूरी तरह से सारी दुकानें खुल सकती हैं 10 बजे, लेकिन 10 बजे से 8 बजे तक शाम को। और जो रेस्टोरेंट हैं वो 50% सीटिंग कैपेसिटी पे काम करेंगे। हफ्ते में जो वीकली मार्केट्स है वो अलाउ की जा रही है, लेकिन एक जोन में एक दिन में एक ही वीकली मार्केट अलाउ की जाएगी। जो शादियां हैं वो पूरी तरह से अभी पब्लिक प्लेसेस के ऊपर शादियां नहीं हो सकती, बैंकेट हॉल में, मैरिज हॉल में, होटल वगैरह में। अगर शादियां होनी है तो 20 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे और घर पे या कोर्ट में ही हो सकती है। फ्यूनरल, लास्ट राइट्स में 20 से ज़्यादा लोगों की उपस्थिति नहीं हो सकती। दिल्ली मेट्रो में 50% कैपेसिटी, दिल्ली की बसों में 50% कैपेसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ऑटो, ई रिक्शा वगैरह ये भी अलाउड है, लेकिन सबकी अपनी, ऑटो और ई रिक्शा में 2 पैसेंजर्स, टैक्सीज में 2 पैसेंजर्स, फटफट सेवा में 2 पैसेंजर्स। और रिलीजियस प्लेसेस खोले जा रहे हैं पर विजिटर्स अभी फिलहाल अलाउड नहीं होंगे। तो ये मोटे मोटे तौर पे इस हफ्ते गतिविधियां अलाउ की जा रही हैं। मोटे मोटे तौर पे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज जो जिन पे बिल्कुल मनाही है वो कौन कौन सी हैं। सारे स्कूल बंद रहेंगे, कॉलेज बंद रहेंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद रहेंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस बंद रहेंगे। सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस, फेस्टिवल, इससे रिलेटेड जितनी गैदरिंग्स हैं, कोई भी गैदरिंग अलाउड नहीं होगी। स्विमिंग पूल बंद रहेंगे, स्टेडियम बंद रहेंगे, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे, सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे, एंटरटेनमेंट पार्क्स, अम्यूजमेंट पार्क्स, वाटर पार्क्स बंद रहेंगे, बैंक्वेट हॉल्स, ऑडिटोरियम्स, असेंबली हॉल्स बंद रहेंगे, बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशंस, स्पाज, जिम्नेजियम, योगा इंस्टीट्यूट्स बंद रहेंगे और पब्लिक पार्क्स और गार्डन्स बंद रहेंगे। ये प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज हैं, ये बिल्कुल पूरी तरह से बंद हैं। तो ये सब रियायतें इसलिए कि दिल्ली में जो कोरोना के केस हैं वो लगातार घट रहे हैं, मौत के आंकड़े भी घट रहे हैं। पिछले 24 घंटे के हालात पर नजर डालें तो 24 घंटे में 255 कोरोना के नए पॉजिटिव केस आए हैं। 23 मरीजों की मौत हुई है। संक्रमण दर घटकर 0.35% रह गई है। 7 अप्रैल के बाद सबसे कम मौतों का आंकड़ा बीते 24 घंटे में आया। 20 मार्च के बाद सबसे कम 3,446 एक्टिव केस, 66 एक्टिव केस इस वक्त दिल्ली में हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि कोरोना के इलाज से जुड़ी कई चीजों पर जीएसटी कम की जाएगी ताकि उनकी कीमत कम हो और लोगों पर जो बोझ पड़ रहा है वो कम हो, चाहे वो दवा हो या फिर उससे जुड़े इंस्ट्रूमेंट्स हो। हमारी सहयोगी सुकीर्ति द्विवेदी पहुंची ये जानने के लिए कि इस जीएसटी के घटने का कीमतों पर क्या असर पड़ेगा। दिल्ली के एम्स के बाहर यूसुफ सराय मार्केट में पहुंची, सुनते हैं वहां दवा दुकानदारों का क्या कहना है। सरकार ने जो हाल ही में अनाउंसमेंट किया कि जीएसटी पे जो है उसमें बदलाव लाए गए हैं, कई सारी जो कोविड की दवाएं हैं वो अब सस्ती हो जाएंगी क्योंकि 12% से 5% कर दिए गए हैं टैक्सेस। तो इन सब चीज़ों की वजह से सरकार ने कहा है कि लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। ऑक्सीमीटर्स, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, रेमडेसिविर, टोसिलिजुमैब, एम्फोटेरिसिन, कई सारी दवाइयों के जो रेट्स हैं वो अभी घटा दिए गए हैं। ऐसे में अभी हम इस समय मौजूद हैं यूसुफ सराय एरिया जो है दिल्ली का, ये सबसे बड़ा फार्मेसी हब, सबसे बड़ा दवाखाना स्टोर माना जाता है दिल्ली का, जहाँ पर लाइन से सभी दवा की ही दुकानें आपको नज़र आएंगी। ये एम्स और सफदरजंग जो अस्पताल हैं दिल्ली के सबसे बड़े, उनके बाहर ये दवाखाने हैं और यहाँ पर ये वही दुकानें हैं जो आज की डेट में आपको खाली नज़र आ रही हैं क्योंकि कोविड के केस कम हो गए हैं। पर अब से कुछ महीने पहले, जब अप्रैल के आखिरी हफ्तों की बात करें, मई के शुरुआती दौर की बात करें, तो इन्हीं दुकानों के बाहर लंबी लाइनें लगी रहती थी। लोग एम्फोटेरिसिन, रेमडेसिविर जैसी दवाइयों के लिए लाइन में लगे रहते थे। ऐसे में हम यहाँ पे इन जो फार्मासिस्ट हैं यहाँ पर, उनसे जानना चाहेंगे कि स्थिति कितनी बदली है इस तरह के अनाउंसमेंट से, किस तरह का सुधार आएगा। सर, अपना नाम बताएं सबसे पहले। मेरा नाम राजेश कुमार है। राजेश, ये बताइए, ये सरकार ने जो अनाउंसमेंट किया है जीएसटी को लेकर के, तो जनता में कई लोग कह रहे हैं कि दाम कम हो गए, अच्छी बात है, पर सप्लाई को लेकर के बहुत डर है लोगों में क्योंकि उन्होंने वो सबसे बुरा दौर देखा है अप्रैल के आखिरी में जो था, जब कोई दवाई नहीं मिलती थी। तो ऐसे में फिलहाल क्या स्थिति सुधरी है अगर कोविड की दवाइयों की अवेलेबिलिटी वगैरह की बात की जाए तो? देखा जाए, देखिए मैडम, कोविड की मेडिसिन ना पहले कभी शॉर्ट हुई थी ना अब शॉर्ट हुई है। प्रॉब्लम कभी सप्लाई में हुई ही नहीं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा ब्लैक फंगस आ गया, उसमें इंजेक्शन था एम्फोटेरिसिन भी, उसकी थोड़ी जरूर सप्लाई थोड़ी शॉर्ट हो गई थी, लेकिन वो भी धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि सब काम हो रहा है, धीरे धीरे ही होगा जो भी है। गवर्नमेंट ने अगर रेट्स कम किए हैं तो रेट्स कम में ही बिकेगा, वैसे कोई बात नहीं है। सर, कई यहाँ पे फार्मासिस्ट हैं जो ये भी कहते हैं कि सप्लाई को लेकर दिक्कतें इसलिए भी होती थी क्योंकि बहुत से लोग अपने घर पे होर्डिंग करने लग गए थे कई दवाइयों की। लोग अपने घर पे स्टॉक करने लगते थे कई दवाइयाँ जो आइडियली अगर हॉस्पिटल सिचुएशन में ही प्रिस्क्राइब होनी चाहिए, तो वो भी एक बड़ा मुद्दा रहा जब सप्लाईज को लेकर के। नहीं, सप्लाई की तो कभी प्रॉब्लम हुई नहीं, लोगों ने स्टॉक करना चाहा। भाई वही वाली बात है, ये जो बीमारी है कोरोना वायरस, उनको पता मुझे हुआ तो मेरी कंप्लीट फैमिली के लिए, अगर कोई स्टॉक करके लेके भी गया है तो वो अपने प्रिकॉशनरी लेके गया है, ऐसा कुछ नहीं। और डर तो सभी को है, ये ऐसी बीमारी ऐसी है, तो अब क्या कह सकते थे, सबने स्टॉक किया है, ऐसा कुछ नहीं है। जिनको स्टॉक है वो यूज़ कर रहे हैं। और ये जीएसटी जो अभी चेंजेस आए हैं, ये कब तक, मतलब आपका जो नया स्टॉक होगा, क्या ये दवाइयाँ आप कब बदले हुए रेट्स पर बेचेंगे स्टॉक को लेकर के, उसके बारे में थोड़ा दर्शकों तक समझाएं। ऐसा कुछ नहीं है, इसका जो जब भी असर आएगा वो भी इम्प्लीमेंट हुआ है। इम्प्लीमेंट होते हुए 60 to 90 डेज लगते ही होंगे मार्केट का ऑल ओवर इंडिया में फैलने में। जो कुछ होगा उसी रेट पे होगा और हम तो सरकार के साथ है, जैसे सरकार डिसाइड करिए हम उनके साथ वैसे करेंगे। अगले 60 से 90 दिनों में जब नया स्टॉक आएगा तो बदलाव देखेंगे। हाँ, यही कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। ग्रेटर नोएडा में पिछले दिनों पुलिस ने एक ऐसी चोरी का पर्दाफाश किया जिसमें 40 किलो सोना और 6.5 करोड़ रुपए चोरी किए गए थे, लेकिन इसकी शिकायत ही नहीं की गई। लेकिन जब इस पैसे की बंदरबांट होनी शुरू हुई तो चोरों में ही आपस में झगड़ा हो गया और पुलिस को इसकी जानकारी मिल गई। अब पुलिस को ये पता लग गया है कि किस फ्लैट से चोरों ने ये चोरी की थी। ये फ्लैट किशलय पांडे नाम के किसी व्यक्ति ने किराए पर लिया हुआ था, लेकिन उसने किसी और नाम से इसे किराए पर लिया था। वो खुद को वकील बताता है, हालांकि उसकी डिग्री फर्जी पाई गई है। किशलय और उसके पिता राममणि पांडे पर दिल्ली एनसीआर में करोड़ों की ठगी के और भी केस दर्ज हैं और दिल्ली पुलिस उससे संपर्क करने की कोशिश कर रही है, लेकिन किशलय अभी विदेश में है। हालांकि वो पत्रकारों से और कुछ पुलिस वालों से बात जरूर कर रहा है फोन पर और कह रहा है कि इस मामले में वो पूरा साथ देगा जांच में। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने जब वीडियो कॉल पर किशलय पांडे से बात की तो उसने कहा कि न तो वो फ्लैट उसका है जहां ये पैसा मिला और न वहां से कोई सोना या कैश चोरी हुआ। उसने ये भी बताया कि वो फिलहाल देश से बाहर है।
किसले जी, एक ग्रेटर नोएडा के फ्लैट में करोड़ों का सोना और कैश चोरी हुआ था। वो फ्लैट कहा जा रहा है कि आपने किसी से रेंट पे लिया था, क्या कहना है आपका इस पर? किसी भी तरह का ना कोई संबंध, ना कोई फ्लैट मैंने कभी किसी से किराए पे नहीं लिया है, और ना ही किसी तरह का कोई भी मैंने संपर्क बनाया है, जैसा कि ये अखबारों में आ रहा है, मैं जैसा कि पढ़ पा रहा हूं जी। अच्छा, जो फ्लैट में सोना और कैश चोरी हुआ था, क्या वो आपका है? कहा जा रहा है वो आपका है? एकदम पूरी तरीके से ये बेबुनियाद बात है। मेरा कोई लेना देना नहीं है उस पैसे और उस सोने से। हमारा स्वप्न में भी उससे कोई लेना देना नहीं है। प्रैक्टिकलिटी तो क्या छोड़। पुलिस ये कह रही है कि जो इस केस का मास्टरमाइंड है गोपाल, वो आपका केयर टेकर है और आपका नौकर भी इसमें शामिल है। मेरा कोई भी नौकर या कोई भी केयर टेकर इस नाम का नहीं था। अच्छा। जब से याद आता है, जब से मैंने होश संभाला है, कभी हमारे यहाँ पे कोई नौकर या कोई केयर टेकर, ये क्या नाम बता रहे हैं? गोपाल आपका केयर टेकर है और कोई नौकर है आपका एक? हाँ, तो गोपाल नाम के किसी बंदे को मैं नहीं जानता। अच्छा, दूसरा मेरा कोई संपर्क नहीं। दूसरा ये है कि अभी आप कहाँ पर हैं? पुलिस वालों ने क्या संपर्क किया आपसे, बातचीत की है इस केस के बारे में? बातचीत हो रही है, जब जब उनका फोन आता है मैं जवाब देता हूँ और उनको जो भी डॉक्यूमेंट्स है अवेलेबल करा रहा हूँ। तो आप कहाँ पर हैं अभी? क्या भारत में है या भारत से बाहर है? मैं भारत से। अच्छा, क्या आप नोएडा पुलिस की जांच में सहयोग करेंगे? क्योंकि वो लगातार यही कह रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी आपकी है। कौन सी? पुलिस वाले कह रहे हैं कि जो सामान चोरी हुआ है वो आपका है, तो क्या आप उनकी जांच में सहयोग करेंगे? 100% करूंगा, बिल्कुल करूंगा साहब। ये खुल के आना चाहिए, सामने आना चाहिए किसका है, बिल्कुल आना चाहिए और बिल्कुल सहयोग कर रहा था, कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा। अच्छा, आप पे पहले से भी कई सारे केस दर्ज हैं चीटिंग के, उनके बारे में क्या कहना है आपका? कोई 17-18 साल पहले केस अगर हुआ है, उसका इससे कोई लेना देना है क्या? जी, लेना देना है क्या पत्रकार महोदय? नहीं, पुलिस वाले यही कह रहे हैं कि शायद ये चीटिंग के पैसे का सोना हो सकता है, इसलिए। चीटिंग के पैसे का सोना हो सकता है तो क्या ये सारा नोएडा पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी? वहां जो केस चल रहा है फिर उसका क्या होगा? इस बातचीत से लगा काफी कुछ बचा रहे हैं, छुपा रहे हैं किशले। और अब खबर मुंबई से। मानसून की बारिश मुंबई में काफी ज्यादा हो रही है और कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। मुंबई के घाटकोपर में एक हाउसिंग सोसाइटी में खड़ी कार अचानक एक गड्ढे में डूब गई। वहां एक तरह से जमीन कटी और गड्ढा बन गया और ये काफी डरावना सा वीडियो है, सोशल मीडिया पर काफी तैर रहा है। लोग कह रहे हैं कि इसे देखकर काफी दहशत हो रही है कि इस तरह कैसे एक गाड़ी पूरी पानी में समा जा सकती है। और बीएमसी ने इस मामले में सफाई दी है कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। जमीन सोसाइटी की थी, कुएं को आरसीसी के जरिए आधा बंद कर पार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था और आज वो जगह धंस गई और ये कार डूब गई। राहत की बात यह है कि हादसे के वक्त कार में कोई था नहीं। नमस्कार, मैं हूं अदिति राजपूत। कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि खतरा अभी टला नहीं है और इस खतरे को टालना है तो वैक्सीन हमें जरूर लगवाना है। वैक्सीन या कोरोना को लेकर आपको नई नई जानकारियां देने के लिए हाजिर है एनडीटीवी गूगल की खास पेशकश वैक्सीनेट इंडिया लेकर। कोरोना के चलते कई मरीजों में कई दूसरी समस्याएं भी देखने को मिली है, जिसमें से एक है ब्लैक फंगस, जिसका संक्रमण बहुत तेजी से हमारे देश में फैला। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर आलोक ठक्कर हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है ईएनटी विभाग के एम्स अस्पताल दिल्ली से। डॉक्टर ठक्कर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपने वक्त निकाला हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ, क्योंकि ज्यादातर उन्हीं मरीजों को ब्लैक फंगस हुआ जो कोरोना से संक्रमित हुए थे, तो अगर वैक्सीन लगवा लिए जाते हैं तो एक तरह से कोरोना और ब्लैक फंगस जैसी कई गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है। हाँ, ये तो जायज सी बात है कि अगर आपको कोरोना ना होगा तो आपको ब्लैक फंगस का रिस्क तो आप समझ लीजिए बिल्कुल मिनिमल माइनस्क्यूल ही होगा।
बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कैसे पहचाना जाए कि ये ब्लैक फंगस है? कैसे, जब मरीजों को क्या हो कि उन्हें लगे कि अब अस्पताल जाना बहुत जरूरी है? देखिए, ब्लैक फंगस जो कहते हैं हम लोग उसको म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। तो म्यूकोरमाइकोसिस की जो बीमारी है ये एक खास सेटिंग में होती है, तभी होती है जब आपके वैसी जनरल इम्यूनिटी कम हो गई हो। और कोरोना के संदर्भ में ये तब कम हो रही है अगर जो है आपको साथ में डायबिटीज है, आपके ब्लड शुगर अनकंट्रोल्ड है, और अगर आपने स्टेरॉइड की दवाई ली है। तो ये मेजर हाई रिस्क ग्रुप है कि आपको कोरोना हुआ है पिछले कुछ दिनों में, महीना 15 दिन में, और आपके ब्लड शुगर बिगड़े हैं। अगर आपको पहले से डायबिटीज है तो बहुत ही केयरफुल रहने की बात है, और आपने स्टेरॉइड की दवाई भी ली है क्योंकि आपको लेनी पड़ी है कोरोना की वजह से। तो इस सेटिंग में आप हाई रिस्क हैं। और इस सेटिंग में अगर जो है आपको फेस पे थोड़ी झंझनाहट लग रही है, या फेस पे दर्द हो रहा है, या सूजन आ गई है, या हेडेक बहुत ज्यादा है, या मुंह के अंदर कोई घाव बन गया है, या फिर जो है आपको नोज ब्लॉक लग रहा है, या उसके बाद भी जो है बीमारी आगे निकल के आंख को इन्वॉल्व कर गई है, नजर में फर्क आ गई है, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर कई लोगों को ये भी डर लगता है कि क्योंकि हम जानते हैं कि कोरोना छूने से फैलता है, संक्रमित कर देता है, तो जब ब्लैक फंगस के या म्यूकोरमाइकोसिस के जब मरीजों को देखभाल करते हैं तो परिजनों में डर रहता है कि कहीं हमें भी तो म्यूकोरमाइकोसिस नहीं हो जाएगा। उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कोई रिस्क नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी रिस्क नहीं है। ब्लैक फंगस जिसको आप कह रहे हैं म्यूकोरमाइकोसिस तभी होता है अगर अपनी आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत कम है। ये एक दूसरे से मिलने से नहीं जो है हो जाता है। हाँ, अगर आपको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, अगर आपको क्या कहते हैं कोई बहुत ज्यादा सीवियर दवाइयां ले रहे हैं, तो उसके लिए इम्यूनिटी कम करने की कुछ दवाइयां होती हैं, कभी कभी किसी को लेनी पड़ती हैं, तो आपको केयरफुल रहने की जरूरत है। पर लोगों से नहीं होता है, ऐसा नहीं कि एक से दूसरे को हो जाता है। बिल्कुल। तो ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस जो है वो छूने से नहीं फैलता है, तो जब अपने परिजन का ध्यान रखा जाए तो कोई डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सावधानियों की अगर बात की जाए डॉक्टर ठक्कर, तो वहां पर क्या क्या सावधानियां हैं जो आप कहना चाहेंगे कि बरतना बेहद जरूरी है? देखिए, पहले तो एज ए सेट कि हाई रिस्क ग्रुप में ही ये होता है, तो उसमें सबसे मेजर इशू है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। अगर आपको पहले से डायबिटीज है तो जरूर जो है आपको ब्लड शुगर का टेस्ट करके उसको बिल्कुल कंट्रोल में रखना है। अगर नहीं भी है, अगर आपको कोविड-19 हुआ है और आप इस एज ग्रुप के हैं 20-25 साल के ऊपर, 20-25 पे भी हो जाता है कभी कभी कोरोना से ही डायबिटीज प्रेसिपिटेट हो जाती है, तो कोरोना हुआ है तो एक ब्लड शुगर का टेस्ट कर लेना चाहिए। और अगर ऑब्वियसली ऐसी कोई बीमारी हो तो चेक कर लेनी चाहिए। इसके बजाय मैंने जैसे कहा कि अगर आपके ब्लड शुगर कंट्रोल में है, आप बेफिजूल के लिए स्टेरॉइड ना ले रहे हैं, अपने आप से ना ले रहे हैं, तो सुपरविजन में ही ले रहे हैं और जितनी प्रिस्क्रिप्शन है उतनी ही ले रहे हैं, तो अपनी तरफ से आप ठीक काम ही कर रहे हैं। एक्सपोजर तो देखिए इस फंगस का बहुत वाइड स्प्रेड है, ये हमेशा ही होता ही है आपके एनवायरनमेंट में, पर ये आपको इन्फेक्शन करता नहीं है जब तक कि आपकी अपनी इम्यूनिटी कम ना हो। फिर भी सावधानी के तौर पे इट इज सेंसिबल की सफाई रखें। तो ये तो नहीं कह रहा कि आप बेफिजूल गंदगी रहें, तो सफाई रखें, अपने घर के आसपास अपने मास्क वास्क साफ रखें। और जो जनरली मिट्टी में ये फंगस होता है, पेड़ पौधों में होता है, तो बेफिजूल में इस तरह का काम भी ना करें कि भाई आप जो है गार्डनिंग करने लग जाएं आप। पर इसके सिवाय कोई और सावधानी नहीं है। मेजर सावधानी यही है कि ब्लड शुगर कंट्रोल में रखें। जी डॉक्टर आलोक ठक्कर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, क्योंकि ये इस वक्त बेहद महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि मामले जो हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो अगर आपने अभी भी वैक्सीन नहीं लगवाया है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर यह है कि वैक्सीन लगवाएं, ताकि अगर इस बीमारी से बचेंगे तो ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस जो है उसके जैसे जो खतरे हैं वो भी यहाँ पर टल जाते हैं। डॉक्टर ठक्कर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। देश में इस वक्त कोरोना टीकाकरण सबसे बड़ा मुद्दा है। इस बीच एक तो कोरोना के टीकों की किल्लत रही, दूसरा कई जगहों पर टीकों को लेकर लोगों में तरह तरह की भ्रांतियां और धारणाएं थी, जिसके कारण टीकाकरण में दिक्कत आई। लेकिन कुछ जगह हैं जहां टीकाकरण काफी तेजी से चल रहा है। इनमें एक जगह जम्मू कश्मीर का डोडा। जिला प्रशासन दावा कर रहा है कि टीकाकरण यहां काफी तेजी से चल रहा है और जल्द ही 100% भी हो जाएगा। डोडा जिले के दूरदराज गांवों में स्वास्थ्य कर्मी 4 से 5 घंटे तक पैदल चलकर पहाड़ों के ऐसे गांव में जाते हैं जहां चढ़ाई करना आसान काम नहीं। ऐसा गांव में लोगों को कोविड का टीका लगाने के लिए किया जा रहा है।
काम को सही ढंग से करने के लिए जिले को 5 स्वास्थ्य ब्लॉक में बांटा गया है। जो 4 ब्लॉक्स हैं, असर, गुंदो, बुधरा एंड ठाठरी, इनको हमने 85 से अब हमने इंस्ट्रूमेंट की है। अब हमारा जो घाट ब्लॉक है वो बहुत बड़ा ब्लॉक है जिसकी पॉपुलेशन 170 के करीब है और बहुत हिली टेरेन है जहाँ पहुँचना भी मुश्किल है। और आजकल जो लोग इस एरिया के वो हाई रीचेस पे चले गए हैं, 4-4, 5-5 घंटे पैदल चलना पड़ा। चिराला वगैरह, ऊपर जोड़ा, टांटा, कैंचा वगैरह के एरिया जहाँ हमने की 85 से 90% के करीब अचीवमेंट किया है। टीकाकरण के साथ साथ जांच भी तेजी से हो रही है। प्रशासन का दावा है कि डोडा में रोजाना करीब 1300 टेस्ट कराए जा रहे हैं ताकि नए आने वाले मामलों की टोर रखी जा सके और उनका अस्पताल में सही ढंग से इलाज हो सके। बहुत शुक्रिया है डॉक्टर साहिबानों का और जो पूरी टीम है, मीडिया वाले भी इधर पहुंचे और इतना दूर चलकर सड़क से ऊपर गाँव में और घर घर में हम सबसे गुजारिश करते हैं, ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हर कोई इसका फायदा उठाए। मैं सबसे अपील करता हूं कि सब ये आकर अपने अपने जहां भी सेंटर है, अस्पताल है, वहां आकर वैक्सीन लगाएं। जो डॉक्टर है, क्लिनिक के डॉक्टर, ये घर डोर टू डोर जाकर घर घर वैक्सीन लगा रहे हैं। बूढ़ों को, बुजुर्गों को, सबको जो चल नहीं सकते हैं वो उनको घर में जाकर वैक्सीन कर रहे हैं सर। डोडा जम्मू कश्मीर में इकलौता ऐसा जिला है जहां 80% लोगों को टीके लगाए जाने का दावा किया जा रहा है। पिछले हफ्ते यहां सिर्फ 44% लोगों को ही टीका लग पाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और कोरोना की इस आपदा से कैसे निपटें, इसके लिए तमाम रिसर्च चल रही है। हैदराबाद स्थित AIG यानी एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी ये देखने के लिए एक बड़ा शोध कर रही है कि क्या कोविड के डेल्टा वेरिएंट के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी असरदार है। देखिए कोविड के इस नए इलाज की संभावनाओं पर उमा सुधीर की रिपोर्ट। हैदराबाद के एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में कोमोबिडिटीज वाले 40 मरीजों को मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज वाली ड्रग कॉकटेल की 1 डोज दी गई है। इसे हल्के और मध्यम जोखिम वाले मरीजों के इलाज के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका की स्टडीज में पता चला है कि ये ब्रिटिश, ब्राजीलियन और दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट्स के खिलाफ भी असरदार रहती है। किसी ने भारत वाले डबल वेरिएंट पर इसको नहीं आजमाया है, इसलिए हम ये भी जांच रहे हैं कि क्या ये म्यूटेंट वायरस पर भी काम करता है। हमारे पास अब 40 मरीजों के नतीजे हैं जिनकी हमने 1 हफ्ते बाद समीक्षा की। लगभग 100% वायरस RT-PCR के नतीजों में नहीं दिखता। 24 घंटे में वो ठीक हो जाते हैं। एंटीबॉडीज के कॉकटेल की 1 डोज उन मरीजों की दी जाती है जिनके संक्रमण में 3 से 7 दिन हुए होते हैं। करीब 70,000 रुपए की कीमत के बावजूद मोनोक्लोनल थेरेपी की मांग बढ़ रही है, लेकिन डॉक्टर आगाह करते हैं कि इसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल ना हो। इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसे उन मानकों को ख्याल रखते हुए देना चाहिए जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने EUA के तहत बनाए हैं, क्योंकि ज्यादा इस्तेमाल होने से और म्यूटेंट वायरस आ जाएंगे। इसे चुनिंदा आबादी में बहुत संभल कर इस्तेमाल करना चाहिए। मोनोक्लोनल थेरेपी के बाद मरीजों को 3 महीने बाद ही टीका लगवाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि उनमें एंटीबॉडीज बहुत होती हैं। हैदराबाद में कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, NDTV। हैदराबाद में एक 3 वर्ष के बच्चे की जान बचाने के लिए लोगों की मदद से उसे दुनिया का सबसे महंगा इंजेक्शन लेकर दिया गया। 16 करोड़ की ये दवा उन लोगों की बदौलत मिली जो न तो इस मरीज को जानते हैं न मरीजों को जानता है। उमा सुधीर सुना रही है इंसानियत और उम्मीद की ये एक और कहानी। 2 साल से अयांश के माता पिता एक ऐसे चमत्कार का इंतजार कर रहे थे जिससे उनके इकलौते बेटे अयांश की जान बच जाए। अयांश को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की प्रोग्रेसिव मस्कुलर बीमारी है। पिछले 4 महीने में 62,000 से भी ज्यादा अजनबी लोगों ने लगभग 15 करोड़ रुपए का योगदान दिया ताकि दुनिया के सबसे महंगे 1 डोज के इंट्रावीनस इंजेक्शन को 16 करोड़ रुपए में खरीदा जा सके।
हम लोगों ने कैंपेन रन किया था अयांश गुप्ता, सेव अयांश गुप्ता के लिए। तो हमें करीबन 65,000 से ज़्यादा लोगों से सहयोग मिला। उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, डोनेट किया अयांश गुप्ता के लिए। सो मैं उन सभी 65,000 से ज़्यादा लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। अयांश की 2 दिन पहले जीन थेरेपी हुई, उससे बीमारी रुक जाएगी और वे विकास के नए आयाम जोड़ने की उम्मीद कर सकता है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी बाकी जेनेटिक बीमारियों से अगर कंपेयर करेंगे तो थोड़ा गैरमामूली प्रॉब्लम है। लगभग 8 से 10,000 बच्चों में एक बच्चे को ये SMA हो सकता है। ट्रीटमेंट्स लकीली इन द लास्ट 3 years वी हैव 3 ट्रीटमेंट्स नाउ। एक जीन थेरेपी जो अयांश को दी है अभी 3 दिन पहले, और रिस्टिप्लाम और स्पिनराजा, 3 ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। बट बुरी बात ये है कि कोई भी ट्रीटमेंट इंडिया में उपलब्ध नहीं है फ़िलहाल, मार्केटिंग नहीं है, तो ये तीनों मेडिसिन को हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। और सबसे बुरी बात ये है कि बहुत महंगे हैं। ये क्राउड फंडिंग के लिए गए और आप उनके बेटे के लिए ये इतना मेहनत किए और अचीव कर पाए फाइनली। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम एंड वेरी हैप्पी फॉर अयांश। तो एक चमत्कार ही है और एक उम्मीद की एक किरण है कि इतना एक्सपेंसिव मेडिसिन के साथ एक जान को बचाई गई है और बहुत सारे लोग एक साथ जुड़े हैं इस बच्चे को बचाने के लिए। हैदराबाद से कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, NDTV इंडिया के लिए।